ठीक है, तो हमने बैटरीज देख ली। प्राइमरी जो कि रिचार्जेबल नहीं होती हैं, मतलब वो केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होते होंगे। और वो रिएक्शंस जो रिवर्सिबली हो सकते हैं वो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है तो वो चार्ज हो जाएगी, और उन्हें हम सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं। सेकेंडरी बैटरीज में पहला हमने पढ़ा लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा पढ़ा हमने निकल कैडमियम सेल। इसमें सब प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स में आप तो इलेक्ट्रोड कौन होते हैं, मतलब एनोड कौन, कैथोड कौन, इलेक्ट्रोलाइट कौन, और सेल रिएक्शन कैसा हो रहा है, ये आपको बोर्ड लेवल तक याद होना चाहिए। बाकी जो पूरी कॉपी में कहानियां लिखी हैं, अगर पूरी याद है तो जेई के लिए अच्छी बात है। तीसरा और आखिरी प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज सेकेंडरी सेल लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखा था बेटा आपने, बाकी के चार को बड़ा ABCD ना? हाँ सर। ठीक है बेटा। yes, तो बड़ा ई लिखेंगे बच्चों, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में बनाएंगे पॉइंट क्रमांक 1, और पॉइंट क्रमांक 1 सामने दिख रहा है, लिखेंगे द वेट ऑफ द फ्यूल सफिशिएंट फॉर 11 days इन स्पेस इज अप्रॉक्सीमेटली। एक काम करो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात तो है, चलो हो गया लिख लो, पर इसमें जेई डाल देना पॉइंट नंबर 1 में। एक्चुअली ये मैंने लिखा क्या, मैं हिंदी बता देता हूँ। ये एक लगभग अप्रॉक्सीमेशन है। फ्यूल सेल का बेसिक अर्थ ये होता है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है, मतलब जैसे मीथेन गैस हो गई, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, भाई इन्हीं को फ्यूल की तरह इनका कंबशन, भाई कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो इनके कंबशन रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है, इन ऑब्वियस बात है, इनमें भी रिडॉक्स होगा, लेन देन होगा इलेक्ट्रॉन का, आप उसके बीच में आ जाओ तो आप करंट तो वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। तो फ्यूल सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जो कि ऑब्वियसली रिचार्जेबल भी होते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हैं, और जो ये पोल्यूशन नहीं फैलाते। और एक फ्यूल सेल का एक कॉमन सेंस ये कहता है कि लगभग स्पेस में ऑब्वियसली जो जाते हैं एयरक्राफ्ट, और वो भाई यहाँ से तार भेज के थर्मल पावर या बिजली का कनेक्शन तो दोगे नहीं उनको, तो वो कैसे, वो अपना पावर खुद बनाते हैं, कैसे, फ्यूल सेल की मदद से। और लगभग वजन का अप्रॉक्सीमेशन ये है कि 200 किलो का अगर आप फ्यूल ले जा रहे हो तो 11 दिन के लिए वो आपका बिजली बनाता रहेगा, और बार 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 उसको यूज़ भी कर सकते हो क्योंकि रिवर्सिबल है। हाँ, बट एट टाइम्स ख़त्म भी, कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो कंज्यूम होते ही जाएंगे ना, है ना। तो बढ़िया है, तो 11 दिन में चल जाएगा। ये कॉमन सेंस है जो आपको होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें जेई डाल दो, ये रटा ना भी रहे तो चलेगा। जो फ्यूल सेल हमको पढ़ना है बेटा वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, है ना। तो पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे। पॉइंट क्रमांक 2 में पहले हेडिंग डाल देंगे H2O2 फ्यूल सेल, है ना। H2O2 फ्यूल सेल के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स कंटेनिंग सूटेबल कैटलिस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम इनकॉर्पोरेटेड इन देम फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इसी में। Concentrated KOH or NaOH solution is placed between the electrodes to act as an electrolyte. फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे फॉलोइंग इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस। पहला लिखेंगे एट एनोड हाइड्रोजन गैस बेसिक मीडियम में पानी बनाएगा और इलेक्ट्रॉन देगा। एट कैथोड ऑक्सीजन गैस वही इलेक्ट्रॉन को पानी की मौजूदगी में लेगा और OH माइनस बनाएगा। पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, फिर इसके बारे में हिंदी में गाना गाऊंगा मैं। हाँ बेटा, अब कहानी ये है बेटा, सबसे पहले मैं आपको फोटो, आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये फोटो बनाते भी रहिए, खैर पहले सुन लो फिर बनाना। भाई क्या होता है इसमें, मतलब प्राइमरीली हम, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्यूल सेल दिखता ऐसा है, हाँ, लेकिन जो बेसिक सिद्धांत है वो ज़रूर ऐसा ही है कि एक छोर से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। ये जो है ये एक पोरस मतलब पोरस मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड है कार्बन का, मतलब ग्रेफाइट ऐसा है जो इसमें छेदे होंगे जिसमें लोग आ सकते हैं। अच्छा, पोरस क्यों रखा है? क्योंकि
एक तो सस्ता पड़ेगा भाई, ग्रेफाइट रख लिया है, कार्बन है, और उसमें लेप चाह दिया है किसका, प्लैटिनम और पैलेडियम का। अच्छा, प्लैटिनम पैलेडियम कर क्या रहा है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा बेटा मैं, मेटल्स के ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिवली होता है। हेलो, एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस में चिपकने की प्रक्रिया। हेलो हेलो, यस सर। तो पूरा प्लैटिनम का ना बना के हमने पोरस कार्बन ले लिया, कंडक्टर वो भी है, और प्लैटिनम या पैलेडियम की परत से कोट कर दिया, जिससे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन इस पर चिपकेगी, तो ज़्यादा ज़्यादा हाइड्रोजन रिएक्ट करने के लिए मौजूद रहेगी। सिमिलरली इस तरफ से ऑक्सीजन पास की, ये कार्बन का कैथोड हो गया। कैथोड एनोड का मटेरियल दोनों का सेम है, बस यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। बीच में कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम एल्कली से क्रिएट किया हुआ NaOH या KOH से। ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन वही रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और बीच में पानी अगर बन भी रहा है तो यहीं पे आ जाएगा। और जो बिजली बनेगी, उस बिजली को एनोड से आपने यहाँ निकाल दिया, कैथोड से यहाँ, जहाँ से बेबी इस्तेमाल करना है सर्किट में जोड़ दिया, बढ़िया बिजली का इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, तत्काल प्रभाव से फोटो बना दीजिए इसी पॉइंट में, दो में। सुनते भी रहो। अल्टीमेटली सर ये बेसिक OH माइनस कैसे है? अरे यार, तुम लोग को मैंने बैलेंसिंग सिखाई है, H2 बैलेंस कैसे कर रहे होगे इसको मैं एक करके ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग हालांकि इसको लिखिए नहीं भाई। हाइड्रोजन बदलेगा H प्लस में, लेकिन पानी को इलेक्ट्रोलाइट तो होता ही नहीं है, तो हमने उसको दिखाया बदलेगा पानी में। हेलो, मतलब हाइड्रोजन यहाँ 0 से +1 के स्टेट में तो गया ही, बस हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता ना, इसलिए मैंने पानी दिखा दिया। तो H2 बदल रहा है पानी में, दिस इज एनोड का रिएक्शन। बैलेंस कैसे करोगे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ एटम है नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए पानी लगाते हैं। पानी कितना डालूंगा मैं? 1, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस डालते हैं। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 और 2 4, यहाँ कितने हैं? 2, तो 2 H प्लस। लेकिन सर मीडियम तो बेसिक है, तो जितने H प्लस डालोगे उतने OH माइनस आयन डालोगे, लेकिन एक साइड नहीं, दोनों साइड। ये जो बन गया H प्लस OH माइनस मिलके बन गया ये 2 पानी, और ये एक, तो ये एक पानी कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली रिएक्शन क्या आ गया आपका? रिएक्शन आ गया H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस गिव्स बेटा क्या? ये तो कट गया है ना, 2 पानी। हेलो, है ना? फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। पूरे रिएक्शन को शायद 2 से इंटू इसलिए किया हुआ है क्योंकि नीचे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसको भी 2 से इंटू ऑलरेडी किया हुआ है उसने। हेलो, यही लिखा है ना आपने एनोड का रिएक्शन 2 से इंटू करके? अरे बोल भी दो भाई। हाँ सर। क्योंकि एनोडिक भी 2 हैं, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन बराबर करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से ऑलरेडी इंटू किया हुआ है इसने। ठीक है, तो शायद आप बैलेंसिंग भी खुद ही लिख सकते हो, इसलिए मैंने इसलिए लिखा है कि रटनी नहीं है इसको, है ना? बस ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस। ठीक है, चलो फोटो बना लीजिए आप लोग को, ये तो आपको लिखना भी नहीं था। फोटो बनाओ तो हाँ बोलो। डिसएडवांटेज ये है एक, तो मैंने बोला ही कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट को साथ में रखना, उसके लिए प्रोविज़न बनाना इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड महंगा प्रोविज़न, तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा है। दूसरा, हाई करोसिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, हमको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए, अल्कली जो होते हैं NaOH KOH, ये हाईली करोसिव, मतलब किसी भी चीज़ को फटाफट ऑक्सीडाइज कर देने वाले होते हैं। तो जो भी आप सांचा बनाओगे जिसमें ये पड़े होंगे, वो सांचा बहुत जल्दी जंग खा जाएगा। और तीसरी बात, फिर से कॉस्ट वाली बात है, जो आप इलेक्ट्रोड बना रहे हो, जो चेम्बर बनाओगे जिसमें ये गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट साथ में रहेंगे, बहुत महंगे होंगे, क्योंकि उसमें प्लैटिनम, सिल्वर, पैलेडियम ऐसे टाइप के मेटल लगेंगे। और चौथा, जो फ्यूल है, जो ऑब्वियसली आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस तो फ्यूल है, वो फ्यूल को भी लेके जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता भी है, ऑक्सीजन इज़ द एक्चुअल गैस। आग लगने का मतलब रिएक्शन में तो ऑक्सीजन, और वही ले जा रहे हो, और वही कहाँ ले जा रहे हो? इतने लो टेम्परेचर पे और इतने हाई प्रेशर पे।
अगर आपको याद हो, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस लिक्विफाई होने लगती है, और ऐसी लिक्विफाइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आग, भाई हाइड्रोजन में कंबशन हो जाएगा, ऑक्सीजन से हो जाएगा, तो आग ही कितनी जोर लग सकती है। तो उसको हैंडल करना के लिए जो सिस्टम बनते हैं वो बड़े कठिन हैं। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। लिखो तो हाँ बोलो। तो मैकेनिज्म और थ्योरी ऑफ करोजन, इसके करोजन एक नोट है जिस बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। उसमें पॉइंट नंबर वन में बिना किसी 1 to रोमन नंबर के पहले इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी मे बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। बात समझ आ रहा है कैसे लिखना है? द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी मे बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है लोग? यस सर। ठीक है, उसमें लिखेंगे सबसे पहला स्मॉल ए लिखेंगे द वाटर वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल डिजॉल्व CO2 एंड O2 फ्रॉम एयर। पहला पॉइंट। हाँ बेटा, स्मॉल ए, मैंने स्मॉल ए में भी इसलिए हाईलाइट किया हुआ है, मतलब 1 के अंदर ही। अब पूरा मैकेनिज्म समझ लेते हैं ना स्टेप बाय स्टेप। हाँ बेटा, आगे की स्टोरी कुछ ये है कि हमने अभी इतनी बात तो की आपसे भाई कि जो भी मेटल का सरफेस होता है उसमें जो भी पर्यावरण में ऑक्सीजन होती है और CO2 होती है, वो ऑक्सीजन और CO2 की मौजूदगी के साथ साथ मॉइस्चर भी चाहिए। अच्छा, तो होगा क्या सर उससे? बेटा मेटल के सरफेस में सीधा रिएक्शन लिखेंगे, मेटल के सरफेस में मॉइस्चर की मौजूदगी में CO2 H2CO3 बनाएगा। ये रिएक्शन लिख सकते हैं अब आप स्मॉल ए में ही। H2CO3 का नाम भी लिख दीजिएगा, कार्बोनिक एसिड। और क्योंकि एक एसिड है तो मेटल के सरफेस में हुआ क्या भाई, लोहे में जंग तभी लग सकती है जब ए हवा में नमी हो यानी कि मॉइस्चर हो, 2 पर्यावरण में CO2 और ऑक्सीजन मौजूद हो। फिलहाल मैं CO2 का इस्तेमाल दिखा रहा हूं, उस नमी में CO2 डिजॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि बहुत रिएक्शन हो रहा है पानी और CO2 का, फिर भी थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और बनेगा H2CO3। अब H2CO3 करेगा क्या? स्मॉल ए में ही नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे दिस एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ऑफ द सेल। जो मेटल के सरफेस के ऊपर, लोहे के ऊपर जो सेल बन रही है, जो भी बन रही है, अभी देखेंगे क्या बन रही है, उसका इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? H2CO3। मान लिया H2CO3 वीक एसिड है, अरे थोड़ा बहुत तो होगा, तो मैं कौन कह रहा हूं लोहा जंग एक दिन में खा जाता है, धीरे धीरे सही पर होता ही है। फिर अब इलेक्ट्रोलाइट है सर तो कैसे टूटेगा बेटा? H2CO3 टूटेगा टॉइस ऑफ H प्लस और CO3 2 सर ये तो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बोल तो दिया बहुत कम ही सही, कुछ तो होगा। तो कौन लोहा एक दिन में जंग खा रहा है? अच्छा, अब एक चीज और होगी वहां पे पैरेलली, भाई अगर पानी है तो पानी में आयंस बनाएगा। सर पानी तो कोई इलेक्ट्रोलाइट है नहीं, अरे बहुत कम सही, फिर से वही बात, थोड़ा बहुत तो होगा। अच्छा, तो जो भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे होगा ये क्या? ये आयन सब दिख रहे हैं आपको। हालांकि पानी वाले रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखो तो हाँ बोलो। बात समझ में आता है? इलेक्ट्रोलाइट कौन? हेलो, हेलो, अरे इलेक्ट्रोलाइट कौन? लोहे को जंग लगने में इलेक्ट्रोलाइट कौन? अरे हो कि नहीं तुम लोग? मेरी आवाज आ रही है? हाँ यार, मैं तो अनम्यूट हूं। ये नालायकों बोल नहीं रहे हो। लोहे को जब जंग लगती है तो इलेक्ट्रोलाइट कौन? अरे क्या है भैया इतने सारे लोगों? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? क्या हो गया भैया? पॉइंट क्रमांक स्मॉल बी में लिखेंगे आयरन इन कांटेक्ट विद डिसॉल्व CO2 एंड ऑक्सीजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज फॉलोज। अब जिस भी मेटल के सरफेस में ये काम होगा,
लेट से आयरन यानी कि लोहे के सरफेस में हो रहा है, क्योंकि जंग रस्टिंग सबसे क्लासिक एग्जांपल लोहा ही है। तो इस CO2 और ऑक्सीजन जो डिजॉल्व हो रही है मेटल के ऊपर के पानी में, उसकी मौजूदगी में उसको देखते हुए लोहा ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे? Fe सॉलिड बनाएगा Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, कौन सा सॉलिड जनरली ऑक्सीडाइज करेगा? जो एकदम टॉप पे होगा। तो वही वाली बात है, कौन सा लोहा सबसे पहले जंग खाता है? जो एकदम ऊपर का होता है। इसलिए उसमें जनरली आदमी पुताई करता है कि जंग न खाए, लेकिन ऑब्वियसली कभी तो पुताई जाएगी, और जो ऊपर का लोहा होगा वो ऐसे ही Fe+2 बनाएगा। हेलो, यस। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों स्मॉल सी, इंग्लिश लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय आयरन आर टेकन अप बाय H+ आयंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल which are produced by the dissociation of H2O and H2CO3. Thus H+ आयन आर कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन आटम। रिएक्शन है, H+ इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन आटम बनाएगा। लिखो तो हाँ बोलो। कहने का मतलब ऑक्सीडाइज कौन हुआ इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में? लोहा। कौन सा लोहा? एकदम ऊपर का लोहा। Fe सॉलिड Fe+2 बना लिया। जैसे उसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? वो जो H+, भले बहुत थोड़ी मात्रा में पानी और H2CO3 ने H+ बनाए हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत बनाए हैं वो H+ अगर इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन बनाएगा तो ऊपर वालों का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ली चैटले प्रिंसिपल से, धीरे धीरे सही। तो कौन हमको जंग एक दिन में लगानी है? जंग तो सालों में लगती है ना। अच्छा, जब भी लगेगी केमिकली यही हो रहा होगा। क्या? हाइड्रोजन H+ ने इलेक्ट्रॉन लेके H एटम बनाया है बेटा अभी। तो सर H एटम एग्जिस्ट थोड़ी करता है, तो रुक जाओ ना, रिएक्टिव है सर। हाँ, एटम तो सर मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा। कैसे मॉलिक्यूल बनाएगा देख रहे हैं, पहले इतना लिखो। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। पढ़ो बच्चों। अब अल्टीमेटली हो कौन रहा है? लोहे ने इलेक्ट्रॉन दिए, बहुत थोड़ी मात्रा में H+ बनाए, मान लिया। क्यों? क्योंकि बहुत वीक एसिड है सर, बहुत थोड़ा सा H+ देंगे। अरे वो थोड़ा सा H+ भी इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन एटम जब बनाएगा तो ली चैटले प्रिंसिपल से वो वीक एसिड थोड़ा थोड़ा तो और टूटना चालू करेगा। अब वो हाइड्रोजन भी बेटा एक्चुअली नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे दीज, या मत लिखो, सीधा रिएक्शन लिखो। क्या? जो हाइड्रोजन एटम है ना बेटा, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेगा और बना देगा पानी। मतलब अल्टीमेटली लोहे का इलेक्ट्रॉन किसने लिया? हाइड्रोजन ने। बहुत थोड़ा सा लिया क्योंकि H+ बनी बहुत थोड़ा सा रहा था, और वो बहुत थोड़ा सा H+ H में बदल के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को पकड़ेगा और अल्टीमेटली रिड्यूस बेटा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो रही है किसमें? 0 से -2 में। हेलो, तो अल्टीमेटली रिडक्शन किसका हुआ? ऑक्सीजन का हुआ। हेलो हेलो, लेकिन भले रिडक्शन ऑक्सीजन का हुआ है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया है? H+ ने गेन किया है, जो लोहे ने इलेक्ट्रॉन दिए थे। बहुत डिटेलिंग वाली बात है बेटा। रिड्यूस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन खाता है और वही कैथोड बनाता है, लेकिन अल्टीमेटली यहां कैथोड बना कौन रहा है? ऑक्सीजन। हाँ, कैथोड भले ऑक्सीजन बन रहा है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल उसका मैटर करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन खा कौन रहा है? H+। हेलो, और ये बहुत बेमान है क्योंकि यहां पे +1 के स्टेट में था, यहां पे अभी +1 के स्टेट में है। तो लोगों को ये चीज समझने में इसलिए बहुत समय लगा, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं खाता डायरेक्टली, H+ खाता है। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली खाता तो करोजन तो जल्दी होने लगता यार। लोहा जंग खाने में सालों लेता है यार, और ऑक्सीजन तो हर जगह अवेलेबल है। तो क्यों स्लो होता है? क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं खाता, ऑक्सीजन H+ खाता है जो थोड़ा बहुत बना होता है। मतलब सर अगर कोई ऐसी पर्यावरण होगा जहाँ मॉइस्चर ही नहीं होगा, वहाँ करोजन नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत आ ही जाता है, पर नहीं। और सर जो बहुत बहुत नमी वाली जगह होगी वहाँ बहुत करोजन होगा। हाँ बेटा, बहुत करोजन होगा, सच्चाई है। आगे बढ़े सर। स्पेस में नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा, पानी नहीं है, ना होगा, बिल्कुल सही है। तो अभी तो इलॉन मस्क वो ले लिया, वहाँ जमीन रजिस्ट्री करा लिए।
आ रहा बाबू, बड़ा आदमी। सर सतना का एक व्यक्ति भी चांद पे जमीन खरीदा। सही बताओ। यस सर। हाँ न्यूज़पेपर में आया था। गणेश सिंह खरीदा होगा यार, उसका बहुत पैसा है। नहीं सर, वो एक लड़का अरे मतलब पैसा गणेश पिताजी सिंह ने दिया। अपने बेटे को जन्मदिन पर गिफ्ट अरे दिया। पैसा वही दिया होगा भैया। देखो जो बड़े सौदे होते हैं ना सतना में, वो भले नाम किसी का हो वो पैसा एक ही आदमी का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिकॉर्ड तो नहीं हो। तो कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन Yes, sir. ऑक्सीजन वाला हो जाएगा। चलो हटा रहा हूँ बेटा, कोई रोक नहीं रहा। नेक्स्ट कितने पॉइंट लिख लिए बेटा अपन ने ABCD में? सर सी तक। हाँ तो अभी भी C को पूरा लिखेंगे। द ओवरऑल रिएक्शन विल बी, अल्टीमेटली अभी तक हमने क्या देखा? Fe सॉलिड Fe+2 एक्वस बना रहा है, ऑक्सीजन गैस पानी बना रहा है, H+ की मौजूदगी में काम हो रहा है। सेल रिएक्शन ई सेल ई नॉट सेल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखो। अच्छा तो लेकिन सर जंग कहाँ बनी? अभी रस्ट तो हमने फॉर्मूला कुछ और ही पढ़ा था, अभी जंग नहीं बनी। धीरे धीरे हो रहा है, एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे हो रहा है। क्या हो रहा है आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन लिख लिया सबने? जी सर। चलो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अगला स्मॉल डी। अब एक्चुअली जानकारी अच्छी है, स्मॉल डी में लिखेंगे, इंग्लिश नहीं लिखो सीधा लिखो। फेरस आयन बेटा फर्दर ऑक्सीडाइज करता है पानी यानी कि मॉइस्चर की मौजूदगी में और बनाता है Fe2O3 और साथ में बनाता है H+ आयन। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे फेरिक ऑक्साइड देन अंडरगोज हाइड्रेशन टू फॉर्म रस्ट एज फॉलोज। ये और ये जो इसको थोड़ा सा इसके नीचे लिखना, ये इस चीज़ को इसके नीचे लिखना। What is Fe2O3.XH2? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज एक्चुअली नोन एज रस्ट। तो एक पैरेलल रिएक्शन फिर से हो रहा है बेटा। एक्चुअली जो जंग लगी, वो जंग लगने के पीछे की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केवल Fe+2 में बदल रहा है। वो पूरा बन जाए बहुत धीरे धीरे, पहली बात तो वही होगा। वो बनने के बाद फिर से Fe+2 फर्दर और धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा और Fe+3 बनाएगा पानी की मौजूदगी में इन फॉर्म ऑफ Fe2O3। और ये Fe2O3 धीरे धीरे पानी के साथ सॉलिड का रूप लेगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएगा Fe2O3.XH2। और जब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा तो जो ऊपर का लोहा है वो रेडिश ब्राउन कलर की जंग बन के मेटल से अलग हो जाएगा, क्योंकि अब केमिकली वो मेटल रहा ही नहीं, बोला जाएगा लोहे में जंग लग गई। कोई दिक्कत। प्रोटेक्शन का बैरियर प्रोटेक्शन का नाम समझ में आ रहा है। द मेटल सरफेस इज नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग वेज। रोमन नंबर 1 भाई, बैरियर प्रोटेक्शन का अर्थ हो गया मेटल के सरफेस को मुंह ही न लगाने दो मॉइस्चर से, तो मुंह बंद कर दो। मुंह बंद करना मतलब बैरियर लगा देना। अब बैरियर कैसे कैसे लगाया जा सकता है आपको बता रहा हूँ मैं। पहला है मेटल सरफेस इज कोटेड विथ पेंट, पुताई कर दो। हेलो यस सर। हाँ, तो जब तक पुताई साल 1.5 साल 2 साल में तो वो भी खैर उखड़ जाएगी पपड़ी बन के, लेकिन साल 2 साल तक ये काम नहीं होगा, फिर नहीं पुताई कर दो। तो सबको पता ही है, वो तो पुताई करते हैं। लोहे का गेट लगता है तो सबसे पहले रेड ऑक्साइड है पोतते हैं, और फिर ऊपर से फिर पेंट करते हैं, ऑयल पेंट। फिर वो ऑयल पेंट 4-4 5-5 साल में करते रहते हैं, अगर पानी उसमें उग जाता है तो, बारिश वाला। चलो आगे बढ़ जाऊं। रोमन नंबर 2 लिखेंगे, बाय अप्लाइंग अ फिल्म ऑफ ऑयल एंड ग्रीस ऑन द सरफेस। बस ऑन द सरफेस तक लिखो। रोमन नंबर 3 लिखेंगे, द आयरन सरफेस इज कोटेड विथ नॉन करोडिंग मेटल सच एज एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ब्रैकेट में लिखेंगे बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये याद रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अर्थ क्या है? बैरियर प्रोटेक्शन करना ही है। पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में टेक्निकली हम कौन से मेटल से पुताई कर देते हैं लोहे की? नॉन करोडिंग, जैसे कि निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि लोहे के रिस्पेक्ट में इनका ऑक्सीडेशन होना बहुत स्लो है। और जिंक या टिन एटसेट्रा
बाय डिपिंग द आयरन आर्टिकल इन द मॉल्टन मेटल। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किन मेटल्स की होती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम टाइप के लोगों की। याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये लोहे से कम क्षमता रखते हैं करोड़ होने की। और किसी मॉल्टन मेटल के सांचे में लोहे को डुबा दो, तो कौन से मॉल्टन मेटल के सांचे में डुबाते हैं? जिंक और टिन के। लेकिन ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निकली नहीं कहलाता। क्यों सर? अरे यार, प्रोसेस को नाम देने की बात है ना भाई। जिसने इलेक्ट्रोप्लेटिंग इजाद की होगी उसने केवल उनका इस्तेमाल किया होगा, तो ये फैक्चुअली पता होना चाहिए। बस ये बैरियर प्रोटेक्शन के बारे में कहानी समाप्त होती है। अब एक्चुअली प्रोटेक्शन का एक और तरीका बेटा स्मॉल बी, एक्चुअली दो और तरीके आपको लिखने हैं, लेकिन वो अब मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, है ना। स्मॉल ए तक आपने लिख लिया, मुझे याद दिला देना सर स्मॉल बी से लिखना है। चलो पहले इतना कर दो, फिर स्मॉल बी हेडिंग डलवा देता हूँ, याद आ जाएगा। इतना लिख लिया सबने?